आप सभी को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की, जिसमें जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत जो बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर है सामाजिक विचारक, उसमें ये फर्स्ट यूनिट का हमारा टॉपिक है, जिसमें कल इसमें श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में दुर्खिम के जो इनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने जैसे 3 खंडों में इसे विभाजित किया कि श्रम विभाजन के प्रकार, श्रम विभाजन के कारण और दशाएं और श्रम विभाजन के परिणाम। इसमें हम कल बात कर रहे थे श्रम विभाजन के प्रकार की, जिसमें आपको बताया था कि श्रम विभाजन का प्रकार्य जो है वो नैतिकता से पूर्ण होता है। क्रिया, प्रकार्य का अर्थ क्रिया से और क्रिया के द्वारा होने वाली आवश्यकता से है। तो उसमें प्रश्न उठा था कि जब श्रम विभाजन होता है समाज में तो सभ्यता का विकास होता है, लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन का जो प्रकार्य है वो सभ्यता का विकास करना नहीं है। सभ्यता का विकास श्रम विभाजन का परिणाम है, क्योंकि जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है वैसे वैसे सभ्यता का विकास होता है। अब उसमें बात करनी है कि तो श्रम विभाजन का प्रकार्य क्या है। दुर्खिम कहते हैं श्रम विभाजन का प्रकार्य नवीन समूहों का निर्माण और उनमें एकता है, उनकी पारस्परिक निर्भरता है। समाज में परिवर्तन होता है तो जीवन की दशाएं और आवश्यकताएं भी बदलती हैं, और नवीन समूहों का निर्माण होना भी एक स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये भी आवश्यक है कि समाज में जो विभिन्न समूह हैं वो अस्तित्व में आते हैं, जिससे कि लोगों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो सकें। लेकिन उन समूहों का निर्माण होना एक सामाजिक आवश्यकता है, लेकिन उन विभिन्न समूहों के बीच एकता भी समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। क्योंकि अगर समाज में अलग अलग समूह बन जाते हैं तो आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं, लेकिन अगर उन समूहों में एकता नहीं होती तो समाज का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। और समाज का अगर अस्तित्व नहीं रहेगा तो सामाजिक व्यवस्था या समाज जैसी चीज जो है वो समाप्ति की तरफ चली जाती है। तो ये उसकी एक नैतिक आवश्यकता है। दुर्खिम के अनुसार ये दोनों ही कार्य श्रम विभाजन के द्वारा पूरे किए जाते हैं। कौन से दोनों कार्य? जो कि विभिन्न समूहों को पैदा होते हैं और उनके बीच जो है जो एकता है वो पैदा होती है। वो एक उदाहरण देते हैं वैवाहिक एकता का और स्त्री पुरुष की एकता का। श्रम विभाजन के द्वारा इन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया कि इनकी एकता के कारण उनकी भावात्मक और वैचारिक समानता ही नहीं बल्कि उनमें पाई जाने वाली भिन्नता भी है। यानी कि जो विवाह संबंध हैं वो एक स्त्री और एक पुरुष के होते हैं, और उनके बीच में उनकी वैचारिक समानता के साथ साथ उनकी विभिन्नता भी उनको जोड़ती है। तो इस तरह से वैवाहिक एकता और स्त्री पुरुष की एकता, ये श्रम विभाजन का उदाहरण इन्होंने बताया कि वो दोनों भिन्न भिन्न स्वरूप के व्यक्तित्व के धनी होते हैं, लेकिन दोनों ही मिलकर के समाज की नैतिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे स्त्रियों का कार्यक्षेत्र जो है वो घर होता है और पुरुष का कार्यक्षेत्र जो है वो बाहर का होता है। पुरुषों का बौद्धिक क्षेत्र से संबंध होता है, और ये श्रम विभाजन इन दोनों को परस्पर जोड़ता है, इनके प्रयत्नों को संगठित करता है। यानी कि केवल समाज के अंदर समानता ही एकता को पैदा नहीं करती बल्कि विभिन्नता भी एकता को जन्म देती है। क्योंकि हम कुछ चीजों के लिए तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं, लेकिन सभी आवश्यकताओं को हम अपने आप से पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें
दूसरों पर डिपेंड होना, निर्भर होना पड़ता है। और वो निर्भरता, पारस्परिक जो निर्भरता है, वो एकता को जन्म देती है। दुर्खीम का ऐसा मानना है। जैसे उन्होंने कहा, श्रम विभाजन एकता कैसे पैदा करता है, इसे स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने कई उदाहरण दिए कि हम केवल उन लोगों से ही मित्रता नहीं करते जो हमारे से समानता रखते हैं, बल्कि उनसे भी रखते हैं जो हमारे से भिन्नता रखते हैं। जैसे स्त्री पुरुष का संबंध मैंने आपसे बताया, क्योंकि जिस बात की कमी का हम अनुभव करते हैं, उसकी पूर्ति हम अपने मित्रों में ढूंढते हैं। यही कारण है कि हम अपने मित्र में उन गुणों की खोज करते हैं जो हम में नहीं होते, और इस प्रकार समानता और भिन्नता दोनों ही आकर्षण का कारण बनते हैं। तो कहने का इसमें जो तात्पर्य है वो ये है कि केवल समानता ही एकता पैदा नहीं करती, जो भिन्नता है वो भी एकता को जन्म देती है। इसके अलावा जो दुर्खीम का मानना है कि श्रम विभाजन का कार्य केवल यही नहीं है कि समाज के कार्य होते रहे या उनकी कुशलता व परिणाम में वृद्धि हो, बल्कि इसका प्रमुख कार्य तो समाज में एकता उत्पन्न करना है। यानी कि श्रम विभाजन एकता को भी पैदा करता, केवल काम को ही नहीं करता बल्कि एकता को भी जन्म देता है। दुर्खीम श्रम विभाजन से उत्पन्न सामाजिक एकता को स्पष्ट करने के लिए कानून का वर्गीकरण करते हैं, और इसी कानून के वर्गीकरण के अनुपात में उन्होंने सामाजिक एकता के प्रकार निर्धारित किए। यानी कि दुर्खीम कानून का निर्धारण किया एकता को बताने के लिए। उन्होंने 2 प्रकार के कानूनों को बताया, एक है दमनकारी कानून और दूसरा है प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि दमनकारी कानून में समूह के निर्णय का महत्व होता है, यानी कि इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह में विलीन हो जाता है और वो व्यक्ति और राज्य के संबंधों का नियमन करते हैं। इसमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति का महत्व कम और समूह का महत्व ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में इसमें विलीन हो जाते हैं। दमनकारी कानून के भी 2 प्रकार होते हैं, एक दंडकारी कानून और दूसरा व्याप्त कानून। दंडकारी कानून जिनका संबंध कष्ट देने, हानि पहुंचाने, हत्या व स्वतंत्रता का हनन करने से है, और व्याप्त कानून जो संपूर्ण समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होते हैं। यानी कि दमनकारी कानून एक तरह से एक प्रकार के समाज को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। दूसरा कानून है प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून, इन कानूनों का उद्देश्य जो है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन में सामान्य स्थिति पैदा करना है। यानी कि ये व्यक्तिगत आधार पर होते हैं। पारस्परिक संबंधों में जो असंतुलन पैदा हो जाता है उसमें वो सामान्य स्थिति पैदा करते हैं। इसके अंतर्गत दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक और प्रशासनिक कानून आते हैं। यानी कि हर तरह के व्यवहार के लिए अलग अलग कानून होते हैं। अब दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून, ये दोनों ही एक भिन्न प्रकार की सामाजिक एकता को प्रकट करते हैं। दमनकारी कानून क्या है? वो समानता का प्रतीक है, और उससे जो एकता उत्पन्न होती है वो यांत्रिक एकता उत्पन्न होती है, क्योंकि समानता दमनकारी कानून में जो भी नियम है वो समानता के आधार पर है। जो समूह का देता है उसका महत्व होता है, और इससे जो एकता उत्पन्न होती है उसे दुर्खीम ने यांत्रिक एकता का नाम दिया है। और दूसरा है प्रतिकारी कानून। इसका संबंध किससे है? विभिन्नता से है। विभिन्नता से संबंध है, इसमें श्रम विभाजन होता है और
इसमें जो श्रम विभाजन है वो सावयवी एकता को जन्म देता है। यानी कि दमनकारी कानून जिन समाजों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ समानता है, वहाँ विभिन्नता नहीं है, तो वहाँ पर पाई जाने वाली जो एकता है उसे दुर्खीम यांत्रिक एकता का नाम देते हैं। क्योंकि इस तरह के समाजों में जो व्यक्तियों का पद है, भूमिका है, विचार है, जीवन शैली है, मानसिक स्थिति है, मानसिकता है, वो एक सी देखने को मिलती है। इनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं और इन पर परंपरा, जनमत, धर्म का दबाव रहता है। तो यहाँ जो इससे जो ऐसे व्यवहार से जिस समाज में एकता उत्पन्न होती है उसे यांत्रिक एकता का नाम दिया है दुर्खीम ने। और प्रतिकारी कानून जो समाजों में देखने को मिलते हैं वहाँ पर श्रम विभाजन देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलती है, संबंध जो होते हैं विभिन्नता से परिपूर्ण होते हैं और श्रम विभाजन के कारण से जो एकता वहाँ पर पैदा होती है वो सावयवी एकता कही जाती है। अब यांत्रिक एकता क्या है और सावयवी एकता क्या है, इनकी विशेषताएं या इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि इसमें परंपरा, यांत्रिक एकता वाले समाजों में परंपरा का महत्व होता है। ये समूह में पाई जाने वाली समानताओं और एकता का आधार है। सरल और आदिम समाजों में देखने को मिलती है प्रथाओं का महत्व है, परंपराओं का महत्व है। इसमें व्यक्तियों का द्वितीयक स्थान होता है, सामूहिक चेतना का प्रभाव होता है और दमनकारी कानून की प्रधानता होती है। और यांत्रिक एकता वाले समाजों में जो सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है, सजातीयता हमें देखने को मिलती है और जो न्याय, दंड और सामाजिक मामले हैं वे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। यानी कि सारा समूह मिलकर ही कानून बनाता है, उसे लागू करता है और उल्लंघन करने वाले को दंड मिलता है। यानी कि जो समूह का रहता है उसी तरह से निर्णय किया जाता है। इनका जो आर्थिक संगठन है वो भी संकुचित होता है और भोजन और वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति भी कठिनाई से होती है। विशेषीकरण का यहाँ अभाव मिलता है, धर्म का महत्व होता है और इसमें अपराध को भी दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि दमनकारी कानून के आधार पर जो अपराध से जुड़ा हुआ है, जिसमें अपराध के लिए दंड न दिया जाता हो, ऐसा कोई भी समाज नहीं है। सभी समाज में अपराध क्या होता है, सामूहिक चेतना पर एक चोट पहुंचाना माना जाता है, जो कि सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए अपराध क्या है, समाज में अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाए। दंड किस लिए दिया जाता है, जिससे कि जो जिसके प्रति अपराध हुआ है और जिसने अपराध किया है उसको एक प्रतिशोध की भावना शांत हो सके, क्योंकि अपराध जो है वो सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है और दंड जो है वो अपराध के ही दंड की मात्रा और प्रकृति को तय करता है। यानी कि दंड कितना होना चाहिए ये अपराध के ऊपर निर्भर करता है। तो सामूहिक भावना के प्रतिकूल आचरण करने पर समूह के प्रत्येक सदस्य के मन में एक विरोधी प्रतिक्रिया होती है। दुर्खीम कहते हैं कि दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना और प्रत्याघात करना है। तो इस तरह से अपराध, दंड और कानून ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सामूहिक भावनाओं पर आघात पहुंचाता है अपराध, इसलिए वहाँ पर दंड की व्यवस्था होती है। उसके अलावा सावयवी एकता। अब इसमें सावयवी एकता से पहले मैं एक बात और बता दूं, जैसे दुर्खीम अपराध को हम एक व्याधि तथ्य मानते हैं, लेकिन यहाँ दुर्खीम अपराध की एक उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं अपराध एक ऐसा कार्य है जो समूह को
के लोगों को आपस में जोड़ता है, जो कि एक दूसरे को चाहे जानते भी ना हो, चाहे उनके प्रति अपराध हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कोई व्यक्ति एक चोरी करके भाग रहा है या उसने कोई गलत काम ऐसा कर दिया है, तो सभी लोग उसके प्रति उसके पीछे भागेंगे या उसे पकड़ करके पीटने की कोशिश करते हैं। उसमें ये नहीं देखते उसने किया है और क्यों किया है। तो वो जो पीटने वाले हैं या उसको पकड़ने वाले हैं और सभी लोगों का एक मत होता है कि इसने गलत काम किया है तो इसको दंड मिलना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दुर्खिम कहते हैं कि जो अपराध है उसकी ये उपयोगिता है कि वो समाज में लोगों को जोड़ता है। इसके अलावा दुर्खिम ने यांत्रिक एकता के बाद में सावयवी एकता की बात की है। सावयवी एकता जैसे कि नाम से इसके स्पष्ट है कि जो शरीर के अंगों के समान एकता होती है उसे हम सावयवी एकता कहते हैं। जैसे हम शरीर को देखते हैं उसमें हमारे किसी भी अंग का जो प्रकार है, स्वरूप है, वो एक सा नहीं है। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे इसी तरह से हैं। लेकिन सभी अंगों के अपने अपने कार्य हैं, लेकिन ये सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो जुड़ करके ही हमारी एकता को या शारीरिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। और इनकी जो उपयोगिता है इन अंगों की वो भी तभी तक है जब तक कि वो परस्पर जुड़े रहते हैं। अगर इन अंगों में से कोई भी अंग शरीर से अलग हो जाता है तो उसका अपना कोई महत्व नहीं रह जाता या वो कोई अपना कार्य नहीं कर सकता। तो इसी तरह से आधुनिक और जटिल समाजों में जो एकता पाई जाती है वो सावयवी एकता होती है। अब सावयवी एकता इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसे समाजों में श्रम विभाजन होता है। जो जटिल और विकसित समाज हैं प्रतिकारी कानून होते हैं, विभेदीकरण होता है, विभिन्न व्यवसाय होते हैं, प्रतिकारी कानून होते हैं, आर्थिक संगठन होते हैं। लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं, अंग हैं, इकाइयां हैं उस समाज की, वो सब एक दूसरे से मिलकर के ही कार्य करती हैं और तभी वो समाज के अस्तित्व को बनाए रख सकती हैं। धार्मिक संगठन भी होता है इसमें कि इसमें एकेश्वरवाद, बहुदेववाद का भी संक्रमण होता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण और निजीकरण हो जाता है और धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजातीय भक्तिवाद का ह्रास होता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सावयवी एकता है वो आधुनिक और जटिल समाजों की विशेषता है, जिसमें प्रतिकारी कानून और समाज के जो लोग हैं वो अन्य आश्रित यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और जैसे मैंने आपको शरीर का अंगों का बताया कि प्रत्येक शरीर के अंग का महत्व तभी तक है जब वो उससे जुड़ा हुआ है। तो समाज के ये जो विभिन्न समूह हैं, विभिन्न अंग हैं, वो तभी तक उनका अपना महत्व है या वो कार्य कर सकते हैं जब तक कि वो समूह से जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद।